सेंट्रिसिटी से पहले क्या कर रहे थे हम? स्पेस का स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। अच्छा, स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन की कर रहे थे हम। और मैंने चंद्रयान का बता दिया था कैसे मूवमेंट होगी और कैसे हम अर्थ का वो क्या कहते हैं, अर्थ का क्या छोड़ के, सरफेस एरिया छोड़ के हम किसी और दूसरे प्लेनेट पे कैसे पहुंचेंगे। दैट्स हाउ वी वर्क। ठीक है, समझ में आ गया था कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रभाव है उसको छोड़ के हम किसी दूसरे प्लेनेट में कैसे जाएंगे और कौन सा पाथ करेंगे। यानी अगर मुझे अर्थ को छोड़ना है तो मैं धीरे धीरे क्या अप्लाई करूंगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कहां लेके जाऊंगा, 1 लेके जाऊंगा। और जब मेरा इक्वेटर, जब मेरा क्या हो जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस टाइम पे मेरा क्या है, ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 से ज्यादा बढ़ जाएगी। और अर्थ का क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड है उस फील्ड को छोड़ के दूसरे प्लेनेट की वहां पहुंचे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि चंद्रयान मंगलयान ये अभी करने हैं या फिर ऐसे उस थोड़े टाइम बाद करोगे? क्योंकि ऐसा है फिर तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर ऐसे कर लो कि जब तुम ये पढ़ लोगे, इसरो के बारे में कंप्लीट पढ़ लोगे, तब थोड़ा बेटर समझ में। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। लियो ऑर्बिटल पढ़ लिया हमने, लियो मियो। ठीक है, सब ऑर्बिट हो गए। ऑर्बिट के बाद मैंने लॉन्चिंग व्हीकल्स पढ़ लिए। अब हम सैटेलाइट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स में भी हमने क्या कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पढ़ लिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पढ़ लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाली हो गई है, स्मॉल सैटेलाइट्स हो गई हैं और एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स हो गई हैं और स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन वाली हो गई। ठीक है, इसमें हम जैसे चंद्रयान 1 पढ़ेंगे, चंद्रयान 2 पढ़ेंगे, चंद्रयान 3, आदित्य L1 के बारे में हम पढ़ेंगे, निशार के बारे में हम पढ़ रहे हैं और एक चीज और मंगलयान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मंगलयान में बहुत पुराना टॉपिक हो गया, कोई खास नहीं है, बस इतना है कि हमने क्या किया था। देखो, चंद्रयान, मंगलयान में और चंद्रयान 1 में हमने ट्राई नहीं किया था सरफेस पे जाने के लिए। चंद्रयान 1 में हमने क्या किया था, चंद्रमा के 100 किलोमीटर बाहर ही क्या था, हमारा सैटेलाइट मूव कर रही थी। चंद्रयान 1 हमारा मूव कर रहा था, हमने दूर से क्या किया था, देखा था। चंद्रयान 2 में हमने सेम हमने किस पे अप्लाई किया था, मंगल पे, मार्स पे, जिसको MOM बोलते हैं, मिशन ऑन मार्स, मोम करके। आपने वो मूवी देखी होगी मंगलयान वाली। एंड अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करूं तो वहां उसमें हमने क्या किया था, हमने कोशिश की थी क्या करने की, लैंडिंग करने के लिए, और लैंडिंग हमारी फेल हो गई थी। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें पता है चंद्रमा के 2 फेस हैं, एक हमेशा ब्राइट रहता है, एक हमेशा वो करता है। ठीक है, पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारा अर्थ का क्या है, जैसे अगर मेरा वही बात है, दिस इज माई सन, दिस इज अर्थ। अगर मैं अर्थ हूं तो अर्थ क्या है, अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रही है। जब अर्थ अपने एक्सिस में मूव कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो क्या है कि कुछ टाइम पे ये हिस्सा क्या रहेगा, जो हिस्सा सामने रहेगा वो क्या होगा, ब्राइट रहेगा, डे वाला होगा, ब्राइटर फेस होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, डार्कर साइड होगी। लेकिन हर 24 घंटे के अंदर, नोट एग्जैक्टली 24 घंटे, कितने दिनों में, कितने दिन के बाद, 23 घंटे 56 मिनट 4.01 सेकंड में पूरा अपना क्या है, अपना एक एक्सिस पे घूर्णन कर लेते हैं। एंड उसके बाद में क्या है, पूरा पूरा फेज क्या है, सन के सामने आता है, दोबारा से सन के पीछे होके फिर से क्या है, एक पूरा सर्कल में दोबारा से उसी पोजीशन पे सन के सामने आ जाता है। लेकिन मून के साथ ऐसा नहीं। मून क्या करता है, अब मान लो ये अर्थ है, अर्थ अर्थ एक, जैसे अगर ये सन है और सन को यहां मान लो, तो एक तो पहला तो ये घूमेगी, यूं घूम रही है, ठीक है, चारों तरफ सन के। ठीक है, दूसरा अर्थ ऐसे भी घूम रही है, दोनों तरीके चल रहा है। लेकिन सन क्या, लेकिन मून कैसा नहीं है, मून क्या है, मून सिंपल धरती पे ऐसे खड़ा है और वो धरती के चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रहा है। मेरा ही धरती वाला था ना, तो ऐसे चक्कर काट रहा है। उसका ये नहीं कि वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा है ऐसे, वो सिंपल क्या है, यूं ही चक्कर काट रहा है। तो क्या होगा कि उसका एक फेस क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा, और एक फेस क्या रहता है, डार्क रहता है। ठीक है, ये समझ में आएगा क्यों डार्कर रहता है। और वो धरती की चारों तरफ क्या है, चक्कर काटते तो अलग पॉइंट पे क्या है, वो पूरा साथ चक्कर काटने में कितना दिन लेता है, 14 दिन का टाइम लेता है, 28 डेज वाला हो जाता है, उस हिसाब से वो होते हैं। फिर उसके बाद जब मून की बात करेंगे तो हम वो पढ़ेंगे, रेड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या है, ठीक है, और कोल्ड मून क्या है, ठीक है, न्यू मून क्या है, फुल मून क्या है, वो सब चीजें। तो अभी उससे पहले ना एक चीज करो, उससे पहले चीज पे एक टॉपिक डालो, नेविगेशन सैटेलाइट्स का। हमारे पास यही बची हुई एक नेविगेशन सैटेलाइट, नौवहन प्रणाली। नेविगेशन सैटेलाइट, नौवहन उपग्रह। अब देखो, एक टर्म यूज होती है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए,
ठीक है, आप एआई पढ़ोगे या फिर रोबोटिक्स आप पढ़ोगे तब भी ये टर्म दोबारा यूज होगी। और वो टर्म ये कहती है कि इट इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी। क्या है? डुअल यूज। डुअल मतलब दोहरी प्रयोगिक प्रौद्योगिकी, दोहरी प्रयोग प्रौद्योगिकी। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है जो सिविलियन यूज में भी आती है और मिलिट्री यूज में भी आती है। आप मिलिट्री बोल लो चाहे आप क्या बोलो, डिफेंस बोल लो। हिंदी मीडियम वाले नागरिक युक्त प्रयोग के लिए और सैन्य प्रयोग के लिए क्या होती है, ये यूज होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कैसे? अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का बताओ। क्या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सबको पता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक्टिव सेंसिंग, पैसिव सेंसिंग, ठीक है, आइडिया है। अब मुझे बताओ क्या वो सैन्य यूज के लिए प्रयोग हो सकती है? कैसे? बताया था। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, फिर बॉर्डर में घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी घुस रहे हैं, या फिर मतलब कोई आम नागरिक, मतलब बांग्लादेश के लोग या फिर पाकिस्तानी लोग, नॉर्मल आम नागरिक घुस रहे हैं, तो बॉर्डर की मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, कल को। और नागरिक प्रयोग में क्या होगा? डिजास्टर मैनेज, डिजीज हो गया है, कृषि के लिए हो गया है, फसल नष्ट हो गई है, बीमा के क्लेम करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए बताया था, वो सब चीजें तो कैसी है? सैन्य प्रयोग में भी है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकती है ऐसे यूज? कैसे हो? ये बिल्कुल हो सकती है। कैसे? जब मैं स्पेस को डुअल बोल रहा हूं तो आंसर तो यस ही है। जब मैंने स्पेस, पूरे स्पेस को क्या बोल दिया, डुअल यूज बोल दिया, तो स्पेस के अंदर में क्या आएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ऑफ कोर्स आंसर इज यस। पर कैसे? कैसे? अगर मैं नॉर्मल फोन एफएम सुन रहा हूं, मैं नॉर्मल फोन पे बात कर रहा हूं, फिर क्या है? यस। पता है बीएसएनएल क्यों डूब गया? बीएसएनएल कितनी अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, गवर्नमेंट बैक कर रही थी, ठीक है। ये स्टोरी बतानी तो चाहिए थी उसमें, लेकिन अभी सुन लो। बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, क्या होता था कि इस पे के बहुत सारे पैसे की फंडिंग गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। तो इस वजह से रिचार्जेस वगैरह सब कम, मतलब बहुत अफोर्डेबल थे और सब चीजें थी। हुआ क्या, जब 2G 3G आया तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग हटा दी। क्या रीजन हो? ये क्या था, बीएसएनएल का यूज हो रहा था एक तो आम जनता के लिए, सिविलियन के लिए, और साथ के साथ क्या है, मिलिट्री के लिए भी क्या है, इसका यूज हो रहा था। हुआ क्या, 2008 के अराउंड में, ठीक है, इंडिया में एक चीज, घटना देखने को मिली। घटना यह देखने को मिली कि भाई जब इंडिया में घुसपैठ हो रही है रजौरी की तरफ से, रजौरी एक जगह है बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे, वहां से घुसपैठ हो रही है। हमारी सेना के जवानों को हम राजौरी पे ले जाएं तो लोग पुछ पे चले जाएं, पुछ पे जाएं तो राजौरी पे चले जाएं, अगर दोनों जगह पहुंच जाए तो राजस्थान के थ्रू घुस रहे हैं, ठीक है। हम राजस्थान पे जा रहे हैं तो उधर से घुस रहे हैं। यानी हमारी हर मूवमेंट टाइम से पहले क्या था, उनको पता लग रही थी। और डीजीएमओ के लिए बहुत दिमाग खराब करने वाली बात होगी कि यार इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कि हमारी आर्मी कहां मूव कर रही है, कहां नहीं मूव कर रही है, जहां पे हमारे आर्मी की कंपजेंस है वहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो बहुत इंपॉसिबल है। सिग्नल, सिंपल सिग्नल क्या है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, कहीं ना कहीं से लीकेज इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने पीछे से बैठक बैठाई, बात की कि भाई ट्राई करो कौन है कौन नहीं है। फिर उन्होंने एक आदमी को पकड़ा जो मेजर की रैंक पे था और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर कहां पे, दिल्ली में पोस्टेड था। और वो पर्सन क्या था, ही इज ए पाकिस्तानी स्पाई, ठीक है। वो क्या बहुत टाइम तक यहां रहे, एनडीए के थ्रू फिर उन्होंने भर्ती की, एंड देन होल्ड नहीं। मंजित रोहित अमित है, लड़कियों की उम्र, हाँ मंजित लड़की है, मंजित रोहित और
अमित है, अरे मुझे रोहित अमित है क्या क्लास में? नहीं है तो। एंड देन उन्होंने क्या किया कि वो क्या था, आर्मी के लोग थे, तो कहीं वो टाइम पे वो आर्मी में ज्वाइन हो गया और क्या हुआ, एज ए आर्मी ऑफिसर पोस्टेड हो गया, लेकिन था क्या, पाकिस्तान स्पाई था, बहुत टाइम पहले हुआ, एंड देन इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। तो गवर्नमेंट को क्या लगा, गवर्नमेंट को, और ये एग्जांपल तुम लोगों ने वो पोखरण मूवी देखी है, पोखरण मूवी, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना, ठीक है, हमेशा सिंचैन ही देखते रहते हैं, ठीक है, दुनिया में उससे बेहतर और चीजें भी हैं। तो उसमें भी दिखाया हुआ है कि जब वो जॉन अब्राहम जाता है वहां पे पोखरण में काम करने के लिए, देन पीछे से क्या होता है, पीछे से वो क्या करते हैं, बीएसएनएल का आपने देखा होगा एक्सचेंज का बोर्ड होता है, कोने पे लगे रहते हैं, उनमें वहां पे वायर लगाते हैं, उसके हॉस्पिटल वो जहां पे होटल में था वहां से टैपिंग करते हैं, उनको पता लग जाता है, देन उसकी वाइफ को कह देते हैं कि भाई जाओ, फिर पता ही है हाउ बेबीज ब्रेन्स वर्क, ठीक है, जोक्स अपार्ट, देन वो वहां पे आ जाते हैं, तो दैट्स हाउ दे टैप द फोन, तो उन्हें पता लग जाता है, तो सेम आओ। तो गवर्नमेंट को क्या लगा, गवर्नमेंट को एक बात पता लगी कि हम कंप्लीटली अपनी जो डिफेंस की जो सब बातें हैं वो बीएसएनएल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, और हमें क्या चाहिएगा, हमें डेडिकेटेड क्या चाहिएगा, एक चैनल चाहिएगा या फिर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाला चैनल चाहिएगा, जिसके थ्रू हम क्या करें, अपना डिफेंस का कम्युनिकेशन करें, वरना लीक होने की संभावना है बहुत। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो डिफेंस का बजट कहां आता था, बीएसएनएल में इन्वेस्टेड होता था, वो बजट कट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बजट अलोकेट करके स्पेशल क्या है कम्युनिकेशंस के ऊपर कर दिया, जिसको इनक्रिप्टेड वो बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा सिविलियन यूज की तो यहाँ पे नॉर्मल सिग्नल होंगे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। तो गवर्नमेंट ने किस पे ध्यान दिया, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, और इनक्रिप्टेड को इनक्रिप्टेड ही लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है, अब जब व्हाट्सएप पे देखते हो तब भी वहां पे होता है ना इनक्रिप्टेड मैसेज, तो गवर्नमेंट ने वहां किया, एंड देन व्हाट विल हैपन, तो जो फंडिंग जो बजट एलोकेशन आ रहा था बीएसएनएल पे वो हट गया, और इस वजह से ये एक रीजन था, बहुत सारे रीजन और भी थे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन कि फिर बीएसएनएल वो हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो किस तरह काम कर सकती है, डुअल यूज पे, सिविलियन के लिए भी यूज कर सकती है और डिफेंस के लिए, ठीक है। अब आओ नेविगेशन सैटेलाइट्स। अब हुआ क्या, नेविगेशन सैटेलाइट्स वो होती हैं जो धरती पे आपकी पोजीशन को बताती है, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर रही है, धरती पे बता रही, ठीक है। अब मुझे धरती पे किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है, लिखते रहा करो, ये प्लीज लिख लिया करो, लिखते रहा करो साथ, कितनी चीजों की जरूरत होती है, चार चीजों की जरूरत होती है, और चार चीजें क्या है, व्हाट आर द फोर थिंग्स, हाँ गुड गुड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड टाइम। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड टाइम, ठीक है। हिंदी में वालों, अक्षांतर, देशांतर, पहला अक्षांतर, दूसरा देशांतर, ठीक है, तीसरा है एल्टीट्यूड को ऊंचाई बोलेंगे, एंड समय, ठीक है, अक्षांतर, देशांतर, ठीक है, ऊंचाई और समय। अब ये क्या बोला है, कोई ऐसा है जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नहीं पता हो, नहीं पता है, बता देता हूं, वो जो लाइनें लगी रहती हैं, ठीक है, वो है, और इससे फालतू अगर पता करना ज्योग्राफी पढ़ना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और होमवर्क में लिख लो, नहीं पता घर जाके पता कर लो कि कहां है, एक से टाइम डिसाइड होता है, एक से तो मुझे अगर पोजीशन डिसाइड करनी है अपनी, तो मैं क्या है इनसे डिसाइड कर सकता हूं, यानी अगर मैं खड़ा हूं तो कोई अक्षांश, क्या मैं किस तरफ खड़ा हूं, क्या मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़ा हूं, क्या मैं साउथ हेमिस्फीयर में खड़ा हूं, ठीक है, पहला तो ये इक्वेटर पे, क्या मैं कैप्रिकॉर्न से कितना डिग्री ऊपर हूं, कितना डिग्री नीचे हूं, ठीक है, क्या मैं वो कैंसर से ऊपर हूं, नीचे हूं, वो हो जाएगा। उसके बाद में मेरे क्या जीएमटी, मेरे पास ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो लंदन से होकर गुजरती है यूके से, उससे उस तरफ क्या आ जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाए,
इतना सड़ा मुंह बना लेते हो तुम लोग। 0 डिग्री क्या बोलूंगा मैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा। ठीक है, जब टाइम से याद करो। इस तरह मेरे पास क्या होगी, सीरियसली बदमाशी कर रहा है। मेरे पास क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मतलब कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। और ये मेरे पास होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगी और 23.5 डिग्री साउथ पे होगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास पोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास क्या है, ये पूरा पूरा मेरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये मेरा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही एक लाइन है ऐसे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और जिसको मैंने क्या माना है, 0 माना है। इस तरफ का जो मेरा ये होगा गोलार्ध हाफ, ये मेरा क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा पीछे वाला, दिस इज माई वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर मैं कहीं पे भी हूं तो मुझे आधी क्या है, आधी लैटिट्यूड है, दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स। तो अगर मैं यहां पे हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या है, कहां पे हूं, नॉर्थ में हेमिस्फीयर में हूं, साउथ हेमिस्फीयर में हूं, या फिर मैं क्या हूं, किस तरफ किस पे हूं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हूं या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हूं, लोकेशन पता लग जाएगी। तो पहले दो का रोल समझ में आ गया। अब मैं धरती पे खड़ा हूं तो मेरा क्या है, धरती पे खड़ा हूं तो मेरा कोई भी लैटिट्यूड नहीं है। मान लो मैं एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा हूं, मान लो मेरा मन कर गया छत से कूदने का, कुछ सेकंड के लिए क्या हूं, हवा में हूं, तो मेरा कुछ एल्टीट्यूड है, कुछ एल्टीट्यूड है। अब हो ये सकता है कि मैं छत से कूदा, कुछ पॉइंट पे कुछ एल्टीट्यूड था, लेकिन जब तक जमीन पे टपक के पड़ा तब एल्टीट्यूड कुछ हो गया। तो टाइम के साथ भी क्या है, वेरिएशन चेंज हो रहा है। तो मेरे लिए चौथी चीज क्या होगी, टाइम जरूरी होगी। तो चीज क्या होगी, टाइम जरूरी होगी। तो अगर मुझे एग्जैक्टली पता करना है, यानी तो मुझे 4 जरूरत पड़ेगी, यानी मेरा t.0 सेकंड पे क्या था, मैं t1 पे क्या हूं, t.1 सेकंड पे, या फिर t-1 सेकंड में क्या था। टी मैं किसी पॉइंट को मान सकता हूं कि टी मेरा t0 मेरा क्या है, 9:20 AM पे, 9:19 पे मैं कहां था, 9:21 पे कहां होगा। क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी लोकेशन भी बदलेगी। और ऐसा भी हो सकता है मैं मूव नहीं कर रहा, एक जगह पे खड़ा हूं, झड़कता हूं, पेड़ हूं, तब मेरी फिक्स होगी, फिर मेरा टाइम, लेकिन टाइम के लिए वेरी नहीं करेगा। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो टाइम के साथ मेरी डायरेक्शन चेंज होगी, मेरी पोजीशन लोकेशन चेंज होगी। तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक है, और यही चार चीजें डिसाइड करती हैं कि धरती पे कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करता है। और मुझे अगर ये 4 चीजें पता है तो मैं किसी की भी पोजीशन कहीं पे भी निकाल सकता हूं। और जितने के जितने सारे के सारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इन 4 चीजों को डिटरमाइन करते हैं। और जैसे 4 चीजों की पोजीशन डिटरमाइन हो जाएगी, देन व्हाट विल हैपन, you know the exact pinpoint location of that object, that car, that person, that device, कुछ भी। ठीक है, अब एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड, जैसे अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूंगा तो एल्टीट्यूड को मेजर करने के बाद मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, एल्टीटोमीटर। ठीक है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड उनके लिए क्या है, टाइम को मेजर करने के लिए मेरे पास क्या होता है, टाइम को मेजर करने के लिए मेरे पास क्या है, कैमरे पे हूं नहीं, मैं बहुत बुरा बताता तुम्हें। क्लॉक, सिंपल सी बात है, घड़ी। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम कैसे मेजर होगा, घड़ी से। और घड़ी कितने तरह की होती है, 2 तरह की, कौन सी है, मैकेनिकल और डिजिटल। कोई और है, डिजिटल एनालॉग, ओके। और सरिता कितनी कितनी है, केमिकल भी है। निकिता 2 टाइप्स की हैं, नहीं 2 टाइप्स की तो नहीं है। ठीक है, बताए निशा, शिवानी, नहीं पता। घड़ी 3 तरह की होती है, लिखो। क्या करोगे, घड़ी का नहीं पता तुम्हें, पढ़ाना मुझे स्पेस, तुम्हें घड़ी पढ़ानी पड़ रही है, मजबूरी देखो, अत्याचार कितना कर रहे हो मुझ पे तुम लोग। टाइप्स ऑफ वॉचेस,
फर्स्ट टाइप एनालॉग वॉच, सेकंड डिजिटल वॉच एंड थर्ड एटॉमिक वॉच। और अब वॉच को हटा के यहां पे क्लॉक कर दो। पहला कौन सा होगा? एनालॉग क्लॉक, दूसरा डिजिटल क्लॉक एंड थर्ड इज एटॉमिक क्लॉक। लिख देता हूं, देखने लग जाते हो आप लोग ऐसे। एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक एंड थर्ड वन इज एटॉमिक क्लॉक। अब मेरे हाथ पे घड़ी बंधी हुई है। कैसी घड़ी है? कैसी घड़ी है? ये डिजिटल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। और कोई स्मार्ट वॉच पहने हुए है, वो भी कैसी है? लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? जो इसके ये जो दिख रहा है तुम्हें ऐसा गोल गोल और जो बिंदु बिंदु लगे हुए हैं इस पे, जो ये जो इसका डायल है ये एनालॉग हो सकता है। डायल कैसा है? एनालॉग। लेकिन वो देखते नहीं इसमें कि 12:20 लिखे हैं, 1:04, ठीक है, अभी 10:25, वो वाले कैसे क्लॉक है, सॉरी डायल है, कैसे डायल है? वो डिजिटल डायल, ठीक है। लेकिन मैं वॉच की बात करूं, एनालॉग वॉचेस वो होती हैं जो क्या करेंगी, जो अपना मैकेनिकल एनर्जी यूज करती हैं। कैसे एनर्जी यूज करती हैं? मैकेनिकल एनर्जी यूज करती हैं। जैसे स्प्रिंग वाली घड़ियां, याद है? स्प्रिंग वाली घड़ियां जिनमें आप क्या करते थे? चाबी चढ़ाते थे। क्या करते थे? चाबी लगाते थे, ठीक है, लिख लिया करो। वो कैसी एनर्जी यूज करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एक समस्या है, एनालॉग घड़ियों में सबसे ज्यादा क्या होगा? एरर होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? एरर होगा। कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग ढीला हो जाए, या ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद में टाइम के अंदर क्या आ जाए? वेरिएशन आ जाए। क्या आ जाए? एरर आ जाए। टाइम होना चाहिए था 11:25, लेकिन एक दिन घड़ी चली, फिर क्या आ गया? टाइम दिखा उसने 11:20, तो कितने मिनट का एरर आ गया? 5 मिनट का एरर आ गया। तो सबसे ज्यादा एरर कौन सी घड़ी में होगा? एनालॉग, ठीक है। अब दूसरे टाइप की घड़ियां, डिजिटल वॉचेस, ऐसी घड़ियां जिनको एनर्जी कहां से मिलेगी? केमिकल एनर्जी से। एनर्जी कहां से मिलेगी? केमिकल एनर्जी से। और केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? बैटरीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी? बैटरीज की फॉर्म में। अब बैटरीज कौन सी हो सकती हैं? सेल, ठीक है। अब ये भूल जाओ तुम साइंस की क्लास में हो, सेल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि सेल बोलोगे तो क्या है, मैं रॉबर्ट हुक की सेल समझ जाऊंगा, ठीक है, या फिर मेरा ज्यादा दिमाग घूम जाएगा तो फिर मैं एथिक्स वाली को समझ जाऊंगा, सेल प्रिजन, ओप्स, सेल जेल, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलना है? बैटरी। अब बैटरी कितनी तरह की होती है? अब तुमने वो देखे छोटे वाले बटन, ठीक है, छोटे वाले सेल जो होते हैं बिल्कुल छोटे, उनको बोलते हैं बटन सेल्स, बटन बैटरीज। क्या बोलते हैं? बटन बैटरीज, ठीक है। अब तुमने वो देखो कि पेंसिल वाले सेल होते हैं बिल्कुल पतले, बिल्कुल पतले, दे आर नोन एज AAA+ बैटरीज, AAA+ बैटरीज। फिर उनसे एक हल्के मोटे वाले होते हैं जो रिमोट की बजाय घड़ी वगैरह डलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं AA+ बैटरीज, AA+ बैटरीज। और उसके अलावा जो मेरे पास क्या है, वो मोटे वाले होते जो ट्रांजिस्टर्स में डलते थे, या पहले वो आते थे, टॉर्चेज आती थी बड़े वाले, दे आर नोन एज द A+ बैटरीज, दे आर नोन एज द A+ बैटरीज। एक बात ध्यान रखो, जो बटन सेल्स हैं दे आर आल्सो नोन एज द जापानीज सेल, या फिर जापानीज बैटरी। नो सेल मत लिखना, जापानीज बैटरीज, बिकॉज उनकी इन्वेंशन किसने की थी? दे आर क्रिएटेड बाय जापान, ठीक है। सो दे आर आल्सो नोन एज द जापानीज बैटरी। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, क्या सेल अपने आप, ये जो बैटरीज मैंने बात की है, AAA+ बैटरीज, बटन बैटरीज, AA बैटरीज, A+ बैटरीज, क्या अपने आप खत्म हो सकते हैं बिना यूज किए भी? यस। क्यों होता है ऐसा? इनके अंदर केमिकल होते हैं, और केमिकल क्या करते हैं? केमिकल रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन की वजह से क्या होता है? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या है?
टाइम से आया करो। पहले वाले में क्या था, आपने स्प्रिंग दिया, मैकेनिकल एनर्जी आई, मैकेनिकल एनर्जी से क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी से पुश पुल हुआ और उससे डायल घूमे। दूसरे वाले में सेल है, सेल में क्या, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल चार्ज में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान रखना है, ऐसे पूछ लेते हैं कई बार वो, यूपीएससी नहीं पूछे तो बाकी एग्जाम पूछ लेते हैं, यूपीएससी तो चलो इन चीजों से ऊपर उठ गया है। वो 1990 के उन्होंने पूछता था, सर तब तक तुम पैदा नहीं हुए थे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेगेसी है उनकी। देन अब बात ये आती है कि ये इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद में इनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर आप बैटरीज ट्रिपल ए प्लस बैटरीज और इनको यूज नहीं करोगे तो अपने आप क्या हो सकती है, ये खत्म भी हो सकती है, ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी की बात, ओ सॉरी एटॉमिक क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। एक ऐसी क्लॉक जो अपनी एनर्जी कहां से लेगी, एटम्स की रेजोनेंस एनर्जी से। कहां से लेगी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एटम। तो क्या सर कोई भी एटम से एनर्जी मिल जाएगी, आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों, क्यों, क्योंकि जैसे हर एक चीज से हमें केमिकल एनर्जी नहीं मिलती है, वैसे ही हमें हर एक एटम से रेजोनेंस एनर्जी भी मिलती है। सो हमारे पास दो बेस्ट एटम है, वन इज सीजियम, सेकंड इज रूबिडियम। ये दो एटम्स ऐसे हैं जिनकी रेजोनेंस एनर्जी हम क्या करते हैं, वॉच को मूव करा सकते हैं। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी, कि सबसे ज्यादा एरर, सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है, वो घड़ी जिसमें सबसे कम एरर हो, जो सबसे प्रिसाइज टाइम दिखाए, ठीक है। और सबसे प्रिसाइज टाइम, सबसे कम एरर कौन सी घड़ी में है, एटॉमिक क्लॉक। और सबसे ज्यादा किस में है, अगर मैं बात करूंगा तो 1/10 सेकंड का क्या आता है, एरर होता है किसमें, एनालॉग घड़ी में। तो अगर तुम ना भी चाहोगे ना, ना भी चाहोगे तो भी गैप आ ही जाएगा, अगर कितनी ही बढ़िया एटॉमिक क्लॉक, कितनी बढ़िया क्या हो, एनालॉग क्लॉक हो, एनालॉग वॉच हो आपके पास में, उसमें एरर आएगा ही आएगा। क्योंकि उसका क्या है, उसका नेचर है, ज्यादा होगा तो आपको इजीली विजिबल होगा, कम होगा तब भी आपको क्या होगा, दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है अभी, ठीक गया, लिख लो कुशाम, कुशाम नाम है आपका, ठीक है। तो मुझे सबसे क्या है, मुझे सबसे कम एरर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 बाई क्या है, लगभग 1 बिलियन का। हो गया क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। तो मैं कैसी घड़ियां यूज करूंगा, या तो मैं सीजियम की करूंगा या मैं कैसे करूंगा, रूबिडियम की। अब एक और बात उठती है कि सर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सेल की रेजोनेंस एनर्जी खत्म हो जाए, बताया था ना, जो मेरे पास बैटरीज हैं ट्रिपल ए प्लस बैटरीज, वो बैटरीज है, अगर मैं उनको यूज नहीं करूं तो कुछ पास उनकी क्या सेल्फ लाइफ अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रूबिडियम के साथ ऐसा है, सवाल उठना चाहिए, क्या सीजियम के साथ ऐसा है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा है? क्योंकि एवरी एटम हैज इट्स हाफ लाइफ, एक कंसेप्ट आता है हाफ लाइफ का। अब मुझे बताओ हाफ लाइफ क्या होती है, किसी को पता है, केमिस्ट्री वालों, पता है, पता है, अरे हाफ लाइफ केमिस्ट्री किसने, बीएससी की केमिस्ट्री किसने पढ़ी है, बताओ, कोई बात नहीं, आइडिया दो, कोई बात नहीं, ये नालायक इनको इतना भी नहीं पता होगा, बी प्राउड की तुम उस फील्ड में पढ़ी हो, कोई बात नहीं, पता है नहीं पता डजेंट मैटर, बताओ, ट्राई करो, गिव इट ट्राई। सर उसकी हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ का भी चलता है, ओके, बाहर भेज दूंगा, नहीं करना ही, कोई और ट्राई करना चाहेगा,
बताओ, ट्राई करो। घबरा, अरे क्या होगा, गलत क्यों होगा ना, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ सही था, बताओ। हाफ रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, डरा दिया इसने तो, कुछ बोल के रेडियो एक्टिव टाइप बोल के, कोई बात नहीं। मंजीत, पढ़ी बीएससी पढ़ी है आपने, बीएससी की है, हाँ। आप भी साथ बैठे हैं। आरती नाम आपका क्या है? परमीला, क्या पता है? रेनू, दीपिका, निकिता, बबली, कम रेडियो एक्टिव है इसलिए थोड़ा ये उनकी जो लाइफ है वो कम है। आजाद, बताओ। कोशिश, अरे कोशिश कर रहे बोलने की कि हाँ बोल सक बता सकता हूं, बताओ। नहीं पता, ओके। देखो, किसी भी चीज को डिके होने में, खत्म होने में कितना टाइम लगता है? वो उसकी हाफ लाइफ। सिंपल ये बात है कि किसी भी चीज को डिके होने में या खत्म होने में कितना टाइम लगता है, और कितना खत्म होके आधा हो जाएगा उसकी हाफ लाइफ। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बॉक्स है आइसक्रीम वाला, बटर स्कॉच वाला, ठीक है, और तुमने क्या कर दिया है, लपालप खा के आधा खत्म कर दिया। तो अगर वो मेरा एटम होता है, वो बक्सा, जितना वो आधा हुआ है, जितना वो खत्म हुआ है, वो क्या होती है उसकी हाफ लाइफ। कितने टाइम में वो खत्म होके डिके होके क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये डेफिनेशन नहीं है, बट ये समझने के लिए है, ठीक है, कि टाइम से आएगा उसी, ठीक है, दैट इज द पार्ट। तो अब एक बात सुनो, अब एक सवाल सुनो, जिनको पता है उनको पता है, नहीं पता है एक सवाल आता है, बहुत फेमस सवाल है। वो ये कहता है कि अगर एक डब्बा है, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हर सेकंड में, एवरी सेकंड क्या कर रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। समझ सवाल क्या है, कि एक बॉक्स में क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डबल हो रहे हैं, यानी ऊपर जनन कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, हर एक सेकंड में क्या हो रही है, डबल हो रही है। और एक टाइम ऐसा होता है कि जार में से क्या है, जार को क्या करेंगे, कंप्लीटली पूरा भर देंगे, और जब ये जार को पूरा भरेंगे, देन इट विल बी कंप्लीटली 1 आवर, 1 घंटे में पूरा भर देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, और हर एक सेकंड में उनकी आबादी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, डबल हो रही है। तो पूरा का पूरा जार जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं, वो जार क्या है, 1 घंटे में पूरा भर जाता है। अब मुझे बताओ, चिल्ला के नहीं बोलना है, ठीक है, मुझे पता है किनको सवाल पता है, उनके चेहरे पे पहले हंसी आ गई है कि यस वी नो द आंसर, यस, तुमसे नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है। एंड 1 आवर में हो गया। तो सवाल ये है, ये हाफ फील्ड कब होगा, आधा कब भरेगा? ऑप्शन 1 30 मिनट्स, ऑप्शन 2 1 घंटा 1 मिनट, ऑप्शन सी 59 मिनट्स, ऑप्शन डी 29 मिनट्स, एंड ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज। सेकंड है 1 घंटा 1 मिनट, ठीक है। सॉल्व, क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किसी डब्बे में, किसी बाल्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और तुमने वो बाल्टी बंद कर रखी है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटी है कि प्रजनन करके हर सेकंड में उनकी पॉपुलेशन क्या है, डबल हो रही है। जब उनकी पॉपुलेशन डबल हो रही है तो क्या होता है कि पूरा 1 घंटे में वो पूरी बाल्टी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम से भर जाती है। तो आपको बताने कि वो आधी कितनी देर में होगी। पहला ऑप्शन, रुको शांति सब, पहला ऑप्शन कितना है, 30 मिनट में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1 घंटे में, फिर तीसरा ऑप्शन है 59 मिनट्स में, चौथा ऑप्शन 29 मिनट्स में, और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दी, ठीक है। ऑप्शन 1 कितने लोगों को लगता है, हाथ उठा। उधर नहीं देखना है, अपना देखो। आपको लगता है, आपको लगता है, आपको लगता है, आपको लगता है, ऑप्शन डी कितने को लगता है? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उनकी मैं अटेंडेंस लगाऊंगा। पहले में किसी को और हाथ उठाना है, ठीक है, पहला वाला हाथ उठाओ, ऑप्शन 1 के लिए हाथ उठाओ, दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग हैं उधर हैं, यहाँ पे ये है, पीछे वो है, ये है यहाँ पे, अब ये ऑप्शन 2 के लिए कौन, कितने लोग हैं? ऑप्शन 2 के लिए 1 घंटा 1 मिनट,
ठीक है, ऑप्शन 3 के लिए कितने लोग हैं? ऑप्शन 3 के लिए ओके ओके ओके, सरिता, निकिता, ये बबली, ये यहाँ पे, ये आप भी हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ओके आप भी हैं आजाद, ठीक है, ओके। ऑप्शन 3 हो गया है। ऑप्शन 4 के लिए कितने लोग हैं? 4 के लिए 29 मिनट्स यहाँ पे ऑप्शन 4 के लिए। और नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव के लिए कितने लोग हैं? शकीना, अटेंडेंस नहीं पसंद आपको आज? सर राकेश, अटेंडेंस पसंद नहीं तुम्हें, ठीक है, तुम्हें अटेंडेंस पसंद नहीं है, उठाया था यहाँ पे, आपको अटेंडेंस पसंद नहीं है, अच्छा इसमें उठा लिया हाथ, ठीक, नन ऑफ द अबोव, ठीक, लालची बच्चे। फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन दिया था? थर्ड वन, ठीक। अब मुझे बताओ पहला ऑप्शन कैसे होगा? निशा नाम है आपका, बताओ पहले ऑप्शन में हाथ उठाया था। सर अगर आधे घंटे में वो हाफ फिल है तो 5 वेरी गुड। कौन से ऑप्शन में हाथ उठाया था? 59 में। कैसे? टाइम से आया करो विक्रम। कौन से ऑप्शन में हाथ उठाया था? नहीं उठाया। क्या नाम है? सपना। इसको अटेंडेंस मिलेगी। डॉक्टर ऑफ, 2 सपना है हमारे पास, ठीक। तो सकी बताओ नन ऑफ द अबव क्यों होगा? सर जैसे कि हर सेकंड में डबल होता है, हम्म, तो वो 59 मिनट और 59 सेकंड में आधा होगा, तो एक सेकंड बची होगी, 1 मिनट बची होगी। हाँ हाँ वो हाँ, आधा डबल हो जाएगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन सही दिया है लेकिन ऑप्शन गलत चूज कर रखा है। सर वही होगा, तो इसमें 59 मिनट है, सेकंड में लिख रखा। अरे ठीक 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 ठीक, थैंक यू। अरे गुड गुड। ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। पर यहां पे मैंने मिस्टेक कर रखी है। यहां पे अगर मैं मिनट करता हूं, अगर मैं यहां पे मिनट लिखता हूं, देन आंसर विल बी 59 मिनट्स, क्योंकि हर एक मिनट में क्या हो रहा है? वो डबल हो रहा है। तो 59 में आधा होगा, डबल कब हो जाएगा? अगली ही मिनट में, ठीक है। एक सवाल और आता है सर, मैंने वो क्वेश्चन चेंज कर दिया वहां पे। ये मानो पहले मैंने सेकंड लिखा होता, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हर एक क्या होता है, हर एक मिनट में क्या हो जाएगा? डबल हो जाए। हर एक सेकंड की बजाय हर एक मिनट में क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो क्या होगा? आधे कब होंगे? आधे किसी पॉइंट पे होंगे एक्स पे। डबल कब हो रहे? 1 घंटे में। तो उससे पिछले मिनट में क्या होंगे? आधे होंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट, आधे आधे कब होंगे? 59 मिनट्स में। हर एक मिनट में क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। एक चीज हो रहा है, एक सवाल और आता है अगर तुम लोगों ने सुना हो तो, कि एक मेंढक है, 30 फीट का क्या है? पोल है। मेंढक क्या करता है? हर मिनट में 2 मीटर क्या चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है। लेकिन उसी के साथ में क्या है? 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो कितनी देर में वो टॉप तक पहुंच जाएगा, या टॉप को टच कर लेगा? ठीक है, ये तुम घर पे कर लेना, वो नहीं है ऐसा वाला। तो हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि कुछ भी चीज हो क्या होगी? वो आधे घंटे में कितना, आधे घंटे में कितना डिके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं हाफ लाइफ की देखता हूं, किसकी बात करता हूं मैं? सीजियम की बात करता हूं या रूबिडियम की बात करता हूं? तो आपको जान के हैरानी होगी, सीजियम की हाफ लाइफ है 37 ईयर्स। कितने हैं? 37 ईयर्स। 37 पॉइंट, कहीं पे आपको 37.1 मिलेगी, कहीं पे आपको 37.7 मिलेगी, कहीं पे आपको 36.9 भी मिलेगी। डिपेंड करता है कि कौन सा और यूज कर रहा हूं मैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कौन सा आइसोटोप्स आइसोमर्स वो और वाला यूज हो रहा है मेरे पास। लेकिन अगर मैं बात करता हूं रूबिडियम की, अगर मैं बात करता हूं किसकी? रूबिडियम की, तो रूबिडियम की हाफ लाइफ है 1 बिलियन ईयर्स। टाइम से आएगा, क्या नाम है? जतिन। कितनी लाइफ होगी हाफ लाइफ? 1 बिलियन। यानी अगर मैंने घड़ी बना दी, जो मैंने वो क्लॉक बनाई है, कैसी? एटॉमिक क्लॉक, और उसमें मैंने क्या डाल दिया? रूबिडियम, तो कब तक चलेगी वो? 1 बिलियन से भी दुगना, मिनिमम तो चलेगी 1 बिलियन। और अगर मैंने किस सीजियम वाली वॉच बनाई है तो कितना टाइम लगेगा? 37, मिनिमम 37 ईयर्स। 37 years. ईयर्स ईयर्स।
ठीक है, सबसे पहले कुछ टाइम पहले तक क्या था, सिर्फ नासा ही ऐसा एजेंसी थी जिसके पास क्या था, रूबिडियम क्लॉक थी। लेकिन इंडिया ने भी क्या है, एक्वायर कर लिया। जब हमने हमारा खुद का क्या बनाया था, IRNS, इंडिया ने क्या बनाया, IRNS, क्या बनाया इंडिया ने, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली, भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली। अब जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। नेविगेशन सिस्टम जो होंगे वो दो तरह के होंगे। नेविगेशन सिस्टम कितने होंगे, दो तरह के। पहला तो हो गया ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, NS लिख रहा हूं मैं इसको, एंड दूसरे होंगे रीजनल नेविगेशन सिस्टम। और मैंने एक चीज और भी बोली थी, क्या बोली थी, मैंने ये बोला था कि ये डुअल यूज भी होंगे। कैसे होंगे, डुअल यूज भी होंगे, मिलिट्री के यूज के लिए भी होंगे और सिविलियन यूज के लिए भी होंगे। और कैसे भी हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। अब रीजनल और ग्लोबल में क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा नौवहन प्रणाली जो क्या करेगा, जो आपके पूरे क्षेत्र पर, पूरे ग्लोब का, पूरी धरती पे क्या है, पूरी धरती पे आप उसको यूज करो, और यूज करने के बाद आपको पूरी धरती पे कहीं पे भी आपको क्या दिखा दे, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट क्या बता दे आपको, लोकेशन बता दे। वो क्या होगा मेरा ग्लोबल। और क्षेत्रीय क्या होगा, कुछ एरिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो ग्लोबल में मेरे पास क्या है, मेरे पास GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो मेरा किसका है, नासा का, USA का है, सॉरी नासा नहीं, USA का है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, बोईडू है, बोईडू है जो मेरा किसका है, चाइना का। और मेरा क्या है, गैलीलियो है, गैलीलियो किसका है, यूरोप का। ठीक है, और मेरे पास क्या है, ग्लोनास है, वेरी गुड। मेरे पास क्या है, ग्लोनास है, जो मेरा किसका है, रशिया का है, जो मेरा किसका है, रशिया का है। ठीक है, अब मैं रीजनल की बात करूंगा, मेरे पास क्या है, इंडिया का IRNSS। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नाविकी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक मेरे पास जैक्सा का है एक। ठीक है, एक होमवर्क लिखो, एक आप लोगों को टेबल बनानी है, टेबल बना लो यहीं पे, और घर पे जाके उसको भरना। होमवर्क लिखो, आपको लिखना है यहां पे नेम, कंट्री, पोजीशन, ठीक है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ईयर ऑफ लॉन्च। ठीक है, पहले में आपको लिखना है GPS, कंट्री लिखनी है, ये घर से करोगे आप। GPS कौन सी कंट्री है, USA। कैसा है, ग्लोबल है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी है, 34। ऐसा हो सकता है कि पहले कितनी हो, 31 हो, 34 होगी, तो आपको दोनों लिखनी है। जब इनिशियली फेज में था तो कितनी थी, 31 थी, फिर बाद में 34 होगी। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखो गैलीलियो, ग्लोनास। ठीक है, फिर आपको लिखना है बाइडू। बाइडू क्या था, बाइडू पहले रीजनल था, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आप यहां लिखना रीजनल एंड देन ग्लोबल। और फिर आप लिखोगे कि रीजनल में पहले कितनी सैटेलाइट थी, फिर कितनी आई, रीजनल कौन से साल में था और ग्लोबल कौन से साल में बना। ठीक है,
चीजें बता रहा हूं आपको मिलेंगी, पर थोड़ी मेहनत करो खुद से भी। और मेरे पास क्या है, मेरे पास है ग्लोनास हो गया, गैलीलियो हो गया है, कंपास भी है। हाँ एक चीज और लिखो, इसमें एक पॉइंट बनाओ यूसेज का, ठीक है। डुअल है, ठीक है, या फिर डुअल है सिविलियन है, कैसा है। और डुअल है, जैसे आप इसकी बात करोगे ना गैलीलियो की, गैलीलियो इज फॉर द डुअल पर्पस। गैलीलियो किसके लिए, डुअल पर्पस के लिए, लेकिन बना किसके लिए था, मिलिट्री पर्पस के लिए। गैलीलियो इतना पावरफुल है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको यह पता लगेगा कि कहीं पे भी टैंक्स कितने हथियार है, वो हर एक पूरे वर्ल्ड में हथियारों को ढूंढ के बता देगा। तो गैलीलियो बना कैसे था, और मिलिट्री पर्पस, कि आपको दुनिया में कहां कहां टैंकर छुपा रखे हैं, कहां कहां आपके क्या है वो है, मतलब इन सब की पोजीशनिंग के लिए, ठीक है। हो गया, ये कौन से रीजनल थे। और एक दो और भी मिलेंगे, जैसे जापान का है, क्या है, QZZ है, QZSS करके है, QZSS करके है। और ये कैसा, ये रीजनल है, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी है, 4 है। नाविक की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 8 थी, पहले हमारे पास क्या थी, 8 ही रखी है, फिर हमने 9 कर दी थी, फिर हमारी 2 सैटेलाइट खराब हो गई थी, फिर हमने उनको रिप्लेस किया, ठीक है। एक चीज और रखना है, ठीक है, कर लोगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, मान लो ये मेरा पूरा क्या है, अर्थ है, ये पूरी क्या है मेरी, और ये मेरी क्या है, ठीक है। पेन पेंसिल छोड़ दो विक्रम, उसको यूज मत करो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, इक्वेटर। अब मान लो कोई सैटेलाइट है जो, जैसे मैं अर्थ वाला पोजीशन में था, मैं अर्थ हूं, वही बात, और यहां से जा रही है, कैसी सैटेलाइट की बात कर रहा हूं मैं, पोलर वाली सैटेलाइट की बात, या फिर जियो सिंक्रोनस की बात करो, तो क्या है, वो जा रही है, तो कुछ एरिया को क्या करेगी, वो कवर करेगी, घूम गई, घूम के पीछे चली गई, और धरती घूम के इधर आ गई, फिर सैटेलाइट दोबारा आई तो उसने ये एरिया कवर किया। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं। बोतल दो मुझे, वाटर बोतल नहीं समझ में आ रही तो कोई वाटर बोतल, ये दो एक बार, इस पे वो है, देखो कैप देना, कोई दिक्कत, ध्यान से यहां फोकस करो। ये मेरी अर्थ है, मान लो ये पोजीशन है, और जब पास में, तो ये जब ये घूमेगी तो पास में बहुत सारे चक्कर काटेगी, जब ये पूरा एक सर्कल रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, तब तक पास वाली सैटेलाइट बहुत सारे चक्कर काट लेगी, यानी ऐसे। मानो अगर इसने यहां से स्टार्टिंग की है, तो ये एरिया इसने क्या किया, कवर कर लिया, लेकिन जब तक ये यहां आ रही है तो धरती भी तो मूव कर रही है इस तरफ, ये एरिया कवर कर लिया। अगली बार करेगी तो ये एरिया कवर होगा, अगली बार करेगी तो ये एरिया कवर होगा, अगली बार करेगी तो ये एरिया कवर होगा, अगली बार ये एरिया कवर होगा। यानी अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, अगर ये मेरा इक्वेटर है और ये मेरी क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, ठीक है। इसको छोड़ो, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है, इसके मैजिक कुछ हो रही है, ठीक है। मान लो वो ये हिस्सा क्लियर कर रही, तो पहली बार में इधर से जा रही है, ये हिस्सा कवर कर लिया उसने, और ये जाएगी तो एक सामने है, ये हिस्सा कवर हो, अब कहां जाएगी, इस तरफ पीछे, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हिस्सा आएगा, आएगा। फर्स्ट रोटेशन में क्या किया, फर्स्ट जब चक्कर काटा सैटेलाइट ने, ये हिस्सा कवर कर लिया, फिर हो सकता है कि अगर धरती यू मूव कर रही है तो अगली बार क्या, ये हिस्सा आएगा, ये हिस्सा आएगा, ये वाला आएगा,
अगर ये हिस्सा कवर किया है यूं और धरती क्या है यूं रोटेट कर रही है, तो कौन सा ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो कौन सा समझ में आया कौन सा हिस्सा आएगा, ये क्लियर हुआ। देन फिर से यूं जाएगा, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहां से ये आएगा, और फिर क्या है, फिर ये आगे, सॉरी रुको 1 मिनट, उल्टा करके हम, 1 मिनट उल्टा करके, अगर मेरा ये चल रहा है तो मेरा ये आएगा, फिर अगर मेरा ये आ रहा है तो मेरा ये इस तरफ आएगा, ये मेरा ये आएगा तो मेरा ये इस तरफ आएगा, दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, अगली बार मेरा क्या चलेगा, ये एरिया कवर होगा, फिर मेरा ये एरिया कवर होगा, फिर मेरा यहां आएगा और ये यहां आएंगी। सैटेलाइट ऐसे मत खराब करो, ठीक है। और क्या होगा, मल्टीपल्स रोटेशन के बाद में मेरी पूरी की पूरी धरती कवर हो जाएगी। अब तुम एक बात सोचो कि एक सैटेलाइट सारा एरिया कवर नहीं कर पा रही, तो मैं क्या रखूं, यानी अगर मेरी एक सैटेलाइट 6 रोटेशन में कवर कर रही है तो मैं 6 सैटेलाइट को एक जगह रख सकता हूं। यानी सुनो अब बात है, ये मेरी क्या है, अलग अलग सैटेलाइट्स, ये मेरी क्या है, अलग अलग सैटेलाइट्स। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। तो मेरी एक टाइम में क्या हो जाएगी, एक टाइम पे, और सबके सब मुझे क्या भेजेंगे, एक जगह से नहीं भेजेंगे। यानी अगर मैं सिंगल सैटेलाइट यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काफी टाइम में, यानी मेरा कुछ एरिया धरती का ऐसा रह जाएगा जिसको मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, जिसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल सैटेलाइट्स डिप्लॉय करता हूं, देन व्हाट डज इट मीन, प्रियांशु कम बैठे इधर ध्यान दो बेटा, नहीं फिर क्या होगा, मैं कम टाइम में या फिर एग्जैक्ट उसी सिमिलर टाइम में पूरी की पूरी अर्थ को क्या कर पाऊंगा, कवर कर। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स रखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। या फिर मुझे क्या करना है, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने रिमोट सेंसिंग बोला है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, नेविगेशन की। तो अगर मुझे नेविगेशन भी करना है तब भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, अब देखो ऐसे इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री पड़ता है समथिंग नीचे, यही तो है। नीचे कितना है, 8 डिग्री, ऊपर कितना है, 37 या 32, ठीक है। इधर 81, अलग अलग ध्यान देखना। तो मेरा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साथ साथ क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल सैटेलाइट्स कहां करनी पड़ेंगी, ऐसे सैटेलाइट रखनी पड़ेंगे जो धरती के ऊपर क्या करे, जो किसको करेगा, किसको करे, जो मेरे पूरे एरिया को कवर कर ले। अगर मेरे पास 2 तरीके हैं, अगर मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखूंगा तो मैं कहां रखूंगा, 32,700 सॉरी 35,786, ठीक है। अब सर ये बात होगी कि सर 35,786 पे रखा है मैंने,
ये तो मेरे इक्वेटर पे है, ये तो मेरे इक्वेटर पे है, फिर मेरा कैसे कवर करेगा? अगर मैं 35,786 पे रख रहा हूं और मैं इसको ऐसे कर दूं, मेरी टॉर्च है, टॉर्च है वो मैंने रखी, उसका फोकस यहां है। अगर मैंने टॉर्च यहां रखी, उसका फ्लैश कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। लेकिन मैं उस टॉर्च को ऐसे कर दूं तो कहां चला जाएगा? ऊपर। नीचे करूंगा तो ऐसे आएगा ना, इक्वेटर पे आ रहा है। तो यानी अगर मुझे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट करनी है और पूरा किसको कवर कराना है? इंडिया को। तो ये कहां जाए? क्योंकि इक्वेटर पे, लेकिन मेरी पोजीशन कहां रहेगी? इक्वेटर पे रखनी है, तो मैं उसको क्या कर दूं? ऐसे कर दूं। यस, ताकि मेरा क्या है, फ्लैश जो है वो कहां है? पूरे इंडिया को कवर कर ले। ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। यस, तो हम ऐसे ही करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स को। अब मुझे क्या करना है? अब मैं बात करता हूं नेविगेशन सैटेलाइट्स की। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने इतना बॉर्डर्स को छोड़ के लगभग लगभग हर एक बॉर्डर साइड से कितना कर लिया है? 1500 किलोमीटर। हमारा जो क्या है, हमारा जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से हर तरफ कितना? 1500 किलोमीटर तक एरिया हम क्या कर रहे हैं? कवर कर। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया है कि कुछ सैटेलाइट रखी है। पहली सैटेलाइट उन्होंने रखी इक्वेटर के ऊपर, किसमें? जीईओ में। और जीईओ में कैसे रखी? इंक्लाइंड रखी। फिर उनको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कवर करना था, तो उनको ऐसी सैटेलाइट चाहिए जो क्या करे? जो ऐसे रोटेट करे मूव। और ऐसी कौन सी मूव करेंगी? जीएसएफ वाली। और कुछ एरिया ऐसे रिकवर करना पड़ेगा, दोनों तरफ घूम सकते हैं जीएसओ वाली, इस तरफ घूम जाए उस तरफ घूम जाए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ऐसे रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, एक सैटेलाइट तो चलो यहां सारा कवर कर लेगी, ये दो पाथ बनेंगे। अब इन दो पाथ बनने के बाद में क्या है? अब ये ऐसा हो सकता है कि ये सैटेलाइट तो यही रहेगी, एक सैटेलाइट मुझे यहां भी प्लेस करनी पड़ेगी, ये एरिया भी कवर करना, और एक इधर भी प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली सैटेलाइट तो यही एरिया कवर करेगी ना। और इस अगर मेरी ये सैटेलाइट है कहां पे? जीईओ में, तो ये यहां पे सर्कल बनाएगी, या अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूं तो यहां सर्कल बनाएगी इतने एरिया में। लेकिन ये मेरा एरिया बच गया, तो मुझे जो यहां सैटेलाइट रखी मैं उसको इंक्लाइन करूंगा और मैं ये एरिया कवर करूंगा। इधर पे जो सैटेलाइट है वो मेरा क्या करेगी? ये वाला एरिया कवर करेगी। ठीक है, अब बात मेरी क्या आ गई? एक सैटेलाइट, दो सैटेलाइट, तीन सैटेलाइट। अब मैंने एक सैटेलाइट यहां रखी, एक सैटेलाइट मैंने कहां रखी? यहां रखी, यहां रखी एक सैटेलाइट। लेकिन वो सैटेलाइट क्या? वो सैटेलाइट मूव करेगी, लेकिन जब वो सैटेलाइट यहां आएगी तो मेरा ये वाला एरिया कवर नहीं होगा। वो तो ये एरिया कवर करती हुई आएगी ना, ये पाथ फॉलो कर रही है तो ये एरिया कवर करेगी, तो मेरा ये एरिया खाली रह जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैं साइमल्टेनियसली दो सैटेलाइट प्लेस कर देता हूं यहां पे, ये सैटेलाइट ऐसे चलती रहेगी यूं, क्योंकि जब ये एरिया इतना ये कवर कर लेगी और जब तक ये यहां पहुंचेगी तब तक ये एरिया बचेगा तो दूसरी कवर कर लेगी। और दो सैटेलाइट मैं कहां रखूंगा? एक यहां रखूंगा और एक यहां रखूंगा। और ये भी कैसे चलेंगी? जब ये ऐसे मूवमेंट करती रहेंगी तो मेरे सारा का सारा एरिया कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक सैटेलाइट रखूंगा तो मेरा ये एरिया कवर हो सकता है इससे, लेकिन ये तो बैक रह जाएगा। जब तक ये मेरी यहां पहुंचेगी ये वाला बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो मुझे क्या करना है? दो सैटेलाइट्स को साइमल्टेनियसली रोटेट करना है। साइमल्टेनियसली क्या करना है? रोटेट करना है, ताकि मेरा कोई भी एरिया क्या ना बचे, ना बचे। तो जो बताया था ना वो वाला मैप बना के, तो मैंने टोटल कितनी सैटेलाइट रखी? 7। कितनी सैटेलाइट रखी? 7। तो जब हमने इनिशियली क्या किया था, आईआरएनएस बनाया था, तो 7 रखी। और 7 रखने के क्या रीजन है? ये रीजन है। पता लगा 7 ही क्यों रखी। मिनिमम कितनी रख सकते हैं? 7। मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं? कितनी रख लो। ठीक है, हम क्योंकि कम से कम हमें 7 तो क्या करनी पड़ेगी? रखनी ही पड़ेगी। 7 तो क्या करनी पड़ेगी? रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम 7 से कम रखेंगे तो क्या है? हमारा एरिया बच जाएगा, ऐसा एरिया बच जाएगा जो हम कवर नहीं कर पाएंगे। समझ में आई चीज कि कहां पे प्लेस करूंगा, क्या प्लेस करूंगा तो कैसे कवर होगा? 1 2 3। और इक्वेटर वाली मेरी ऐसे नहीं है, इक्वेटर वाली कैसी है? यूं है, टिल्टेड है। इक्वेटर वाली ऐसे नहीं, इक्वेटर पे करेंगी वो 8.5 डिग्री करेंगे। मैंने क्या कर दिया? उनको हल्का टिल्ट कर दिया, ताकि मेरा एरिया क्या है? मेरा एरिया वो फोकस जिस पे आना है वो फोकस हो
ठीक है, और 2 मैंने इनमें रखी सर्कल में, क्यों रखी? ताकि मेरा ये मैक्सिमम जो रोटेशन पे घूम के आए सैटेलाइट, तो मेरा कुछ एरिया ना बचे, ताकि सारा का सारा ये क्या होता रहे, कवर होता रहे। और इसी बेस पे हमने क्या, अब हमने कौन सी घड़ियां रखी? एटॉमिक क्लॉक रखी, और एटॉमिक क्लॉक हमारे पास कौन सी थी? सीजियम। इनिशियली हमारे पास क्या थी? सीजियम। और ऐसा भी हुआ कि सीजियम क्लॉक ने हमारा काम करना बंद कर दिया था, और 2 सैटेलाइट हमारी खराब भी हो गई थी। फिर हमने क्या किया, 2 सैटेलाइट और बाद में लॉन्च करी। हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान स्टार्टिंग में 8 सैटेलाइट बनाने का था। 8 सैटेलाइट बनाने का था कि 8 सैटेलाइट का सिस्टम बनाएंगे। एक हमारी क्या रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी, कि बीच में कोई माल फंक्शन कर जाती है तो उसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, दूसरी को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब इंडिया को रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी, सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। जब वो कारगिल का युद्ध हुआ तो क्या हुआ, उस टाइम पे समस्या आई। हमने बोला कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने यूएसए से हेल्प मांगी, और हमने यूएसए को बोला कि आप हमें क्या दे दो, जीपीएस सिस्टम दे दो। आपका जीपीएस सिस्टम क्या काम करता है? डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, और डुअल यूज टेक्नोलॉजी है तो हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे टैंकर कहां कहां एग्जिस्ट करते हैं। हमें ये नहीं पता करना आपके सिस्टम से कि भाई पाकिस्तान के टैंकर्स कहां हैं, हम अपने वालों को लोकेट कर लेंगे, जो हमारा हार्म हो रहा है हम उसको करेंगे। हमने ये स्टैंड रखा, यूएसए ने बनाकर उन्होंने बोला कि जीपीएस इज ए सिविलियन टेक्नोलॉजी, जीपीएस इज ए। हम जीत गए युद्ध, लेकिन समस्या गई। उसके बाद में हर एक युद्ध होने के बाद में कमेटी बैठती है, असेसमेंट कमेटी होती है। उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, उनका काम असेस करना होता है कि कहां कहां क्या कमी थी, कहां कहां क्या इश्यूज रह गए थे। तो उन इश्यूज में से एक मुद्दा निकल के ये आया कि इंडिया को अपना खुद के नेविगेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसी का रिजल्ट ये था कि उन्होंने बोला था कि इंडिया को फाइटर जेट की जरूरत है, जो बाद में चल के हमने राफेल खरीदे। सोचो 1999, 2020, हाउ लेट वी आर। अक्सर मैं क्योंकि हमारा है, हम बचपन में वही शायरी सुनते हैं कि हर एक काम में लेट कर देता हूं, अक्सर कहीं जाने में, अक्सर प्यार जताने में, और सब सुना होगा सबने। ठीक है, मैं हमेशा लेट कर देता हूं, वक्त निकल जाता। तो हम क्या है, हमारा यही काम है। असेसमेंट रिपोर्ट आई, उसके बाद 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो गया, चीजें अलग अलग होती रही। फिर वो ढीले बस्ते में चले गए कि भाई ठीक है नेविगेशन सिस्टम को छोड़ो, नेविगेशन सिस्टम को छोड़ के हम क्या टेररिज्म पे ध्यान दो। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने मित्रता वार्तालाप स्टार्ट की, फ्रेंडशिप ट्रीटी वगैरह कर ली पाकिस्तान के साथ। चलो हम फ्रेंडशिप ट्रीटी कि हम वार्तालाप बढ़ाते हैं, कि बातचीत से समस्या, डायलॉग्स इस्टेब्लिश हो गए कि पाकिस्तान की समस्या सॉल्व हो जाए। फिर हमने सार्क बनाया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, वो बनाया, जिसमें हमने क्या है, साउथ एशिया की कंट्रीज को सम्मिलित किया, हमने पाकिस्तान को सम्मिलित किया, ये सब सम्मिलित किया। और फिर हमने पाकिस्तान को बोला कि भाई देखो इस पूरे रीजन में हमें एक नेविगेशन सिस्टम की जरूरत है। अब इंडिया देखो, अगर ये हमने प्रपोजल रखा शार्क में, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, एक मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, श्रीलंका वगैरह कंट्री, नेपाल भूटान, ये सब कंट्रीज थे, बांग्लादेश भी था, तो हमने इवन म्यांमार भी था। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा, ऐसा करो। क्यों प्रपोजल रखा? क्यों प्रपोजल रखा? दोस्तों, अगर मैं डोमिनोज में पिज्जा खाने जाऊंगा तो मेरा खर्चा आएगा 1000 रुपए, क्योंकि मुझे क्या खाना है, मुझे तंदूरी पनीर जेलीपानो पिज्जा खाना है, जिसका प्राइस है 695 रुपीज। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आजा आजा, अपने दोस्त को आजा आजा चल आपा पिज्जा खाते हैं। ठीक है, उसने अपने दोस्त को बोल दिया, और हम 4 लोग चले गए। हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी, ठीक है, और कितना खर्चा है? खर्चा है हमारा 780 रुपए। सर मुंह में पानी आ गया। 700 से तुम नहीं खाने गए थे, मैं खाने गया था। अब 780 रुपए 4 लोगों में बटेंगे, कितने कितने आए? अब इतना महंगा पिज्जा मैं पेट भरने के लिए तो खाऊंगा नहीं, आई डिड फॉर माई क्रेविंग। ठीक है, तो मेरा जो अकेला खर्चा कितना का आना था, ज्यादा का आना था। अब वो इतना बड़ा लार्ज पिज्जा है, मेरे से अकेला खाया भी नहीं जाएगा सारा का सारा। ठीक है, और दिक्कत क्या, दिक्कत ये है कि वो मीडियम और लार्ज नहीं आता है, स्मॉल में आता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं है कि स्मॉल खरीद के पैसे बचा लूं, और मीडियम और लार्ज में से पूरा खाया नहीं जाएगा, खा लिया। दिस टेक्निक इज नोन एज रिसोर्स पूलिंग। हम पिज्जा नहीं खा रहे थे, हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे थे?
रिसोर्स पूलिंग क्या कर रहे थे? रिसोर्स पूलिंग। ये बताता है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है। ठीक है, लिखो रिसोर्स पूलिंग क्या होता है। भावनाओं में बह जाते हो तब की तब। रिसोर्स पूलिंग कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को उनको सबको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं फॉर ए सिंगल, फॉर ए सिंगल क्या बोलते हैं उसको, सिंगल एक्ट बोल लो या फिर इसको सिंगल मतलब कोई प्रोजेक्ट के लिए। और उसमें क्या होता है सबका। ठीक है, अब पाकिस्तान भाई साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे साथ। और उनके साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आप लोग हमारी जासूसी कर लोगे। ठीक है, अब गायत्री मुझे बताएगी क्या जासूसी के लिए कौन सी सैटेलाइट्स हैं, जासूसी करने के लिए कौन सी सैटेलाइट्स हैं। रुको यार, कौन सी सैटेलाइट्स हैं? हमने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है ना कितनी सैटेलाइट्स हैं। ये बताया जासूसी के लिए कौन सी है, घबराओ मत आराम से। निशा आप बताओ कौन सी सैटेलाइट्स है जासूसी के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। कौन सी सैटेलाइट्स हैं? सही बता रहे हैं? नहीं, कौन सी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, सिंथेटिक एपरेचर रडार। मैंने बताया जासूसी के लिए काम आती है। मैंने बोला था होमवर्क में करके लाना सिंथेटिक एपरेचर रडार। वो तो ये बोला था कि एक करके रहना। होमवर्क में बताया था मैंने। लेकिन मैं ये मेरा सवाल ये है कि भाई किस तरह की सैटेलाइट से हम जासूसी कर सकते हैं। ये क्या नाम है, सोनिया बताए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। कौन सी से? इतना क्यों घबरा रहे हो, उसने सही बताया था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हाँ सब बताओ, तो घबराना थोड़ा ना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कौन सी से करते हैं? रिमोट सेंसिंग। और बधाई हो सबके लिए, तालियां। क्यों तालियां? क्योंकि तुमने 6 क्लासों में पाकिस्तान के साइंटिस्ट से ज्यादा सीख लिया है। कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट को क्या नहीं पता है, जासूसी की सैटेलाइट कौन सी। हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, नेविगेशन सैटेलाइट बनानी है। और वो क्या कह रहे हैं, आप लोग हमारी क्या कर लोगे, जासूसी कर लोगे। और जासूसी के लिए कौन सी सैटेलाइट होती है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो तुम क्या हो, तुम इंटेलिजेंट हो किन से, पाकिस्तान के साइंटिस्ट से। प्राउड फील करो कि हमने कुछ सीखा है। ठीक है, मैं इतना कहता हूं कि हंसने वाली बात सबसे ज्यादा सोचने वाली बात होती है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या करेंगी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में सार्क की समिट में पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया कि हम रीजनल नेविगेशन सिस्टम के लिए फंड्स नहीं देंगे। और फिर कुछ टाइम के बाद में 2008 का अटैक हो गया। यस, कुछ बोल रहे, बात नहीं करनी फिर आपस में। देन व्हाट विल हैपन, 2008 का अटैक हो गया, फिर बहुत सारी समस्या आएगी। 2011 के बाद भी हमने उनको मना कर दिया। फिर हमने दोबारा सोचा कि सार्क थोड़ा ढंग से चल जाए, ये सब हो जाए, फिर नहीं बनी बात बनी। फिर हमने सार्क की मीटिंग ही लेने बंद कर दी। ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद में हमने खुद से क्या बनाया, अपना रीजनल नेविगेशन। क्या हम ग्लोबली बना सकते थे, ग्लोबली बना सकते थे, बना सकते थे। यस यस, लेकिन समस्या क्या है, ग्लोबल बनाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि हम क्या है, अब वो बात है कि मैं सीधा पीएचडी नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगा फिर मास्टर्स करूंगा। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा IRNSS क्या है, रीजनल है। कल को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ा के हमारी कैपेबिलिटी इनहांस करके क्या कर सकते हैं, इसको ग्लोबली बना सकते हैं। ग्लोबली क्या करते हैं, बना सकते हैं। अब एक और होमवर्क लिखो, आपको ये पता करके आनी कि ये सैटेलाइट कहां कहां किस किस डिग्री पे रखी है और कौन सी कंट्री के ऊपर है, अगर मैं मैप में देखूंगा तो। ठीक है, इनकी डिग्री दी हुई है सबकी, इस डिग्री पे प्लेस है, इस डिग्री पे क्या है, प्लेस। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्या होगी, सैटेलाइट कंप्लीट होगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। पढ़ के नहीं आ रहे तुम लोग, अगर पढ़ के आओगे तो डाउट होगा, पढ़ा करो। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज बताता हूं, तुम लोगों को अगर कभी टाइम लगे तो एक डॉक्यूमेंट्री है उस पे G5 पे, रॉकेट बॉयज करके,
दो है, पार्ट 1 एंड 2, देखना, ठीक है। सिंचन छोड़ो, देखना, बड़े हो गए अब, अच्छी चीज देखा, रॉकेट बॉय, हाँ अच्छी है। और उन्होंने पूरे इसरो के बारे में बताया हुआ कि हाउ इसरो वर्क, हाउ इसरो मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एंड एवरीथिंग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एंड एवरीथिंग। नहीं बात करनी है, क्यों बात करने लग जाते हो? Einstein weak 2 basically GS3 energy. देखो, देयर इज दो वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। जब इसरो की शुरुआत हुई थी, दैट इज स्टार्टेड अंडर दी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था वो कैसे चला था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसको हेड करे थे? हेडेड बाय द वेरी फेमस पर्सन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी आई हैव मतलब इंस्पायर्ड विद, और अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आप भाभा से के बिना इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते। इज वेरी वंडरफुल, चार्मिंग पर्सनैलिटी, वेरी वंडरफुल, एंड इवन ही इज वेरी 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 क्लोज कॉन्टेक्ट विद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जस्ट लाइक फ्रेंड ही मानते थे, एंड ही इज फ्रॉम द पारसी रिलीजन। तो हुआ क्या था, कुछ टाइम के बाद में देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनकोस्पार बना 1961 में। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को ये लगता था कि एटॉमिक एनर्जी का यूज कहां होना चाहिए? उसका यूज होना चाहिए फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द मिलिट्री कैपेबिलिटी। उनको ये बात लगता था कि अगर इंडिया को सरवाइव करना है इन अ लॉन्ग टर्म, देन इंडिया नीड टू बी एफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर आया था जो अप्सरा के नाम से था, जिसने पहला 1 मेगा टन का वो किया गया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जनरेशन किया था, तो उन्हीं का टर्म था। लेकिन उनका जो आइडिया था, उनका आइडिया ये था कि सारा का सारा जो एटॉमिक एनर्जी का फोकस है, दैट विल बी द फॉर द कैपेबिलिटी इनहांसमेंट। लेकिन देयर विल अनदर पर्सनैलिटी, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये कैसी पर्सनैलिटी थे? जिन्होंने लंदन में जाके खुद का रॉकेट उड़ा दिया था बना के अपने कैंपस में, और इस चक्कर में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। दैट पर्सन इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। ही इज वेरी गुड कंपेनियन विद द डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, और इवन ऐसा माना जाता है देर आर द वेरी क्लोज फेलो, मतलब अच्छा मेल जोल था इनके पास में। लेकिन इनके ओपिनियन में एक प्रॉब्लम थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये चाहते थे कि साइंस का जो यूज है वो लोगों के वेलफेयर में यूज होना चाहिए। उन्हें लगता था, जो एक बहुत बड़ी समस्या भी थी, उन्हें लगता था कि भाई इंडिया एक अर्ली स्टेज में है और इंडिया इतना अमीर देश नहीं है कि वो अपने डिफेंस को बढ़ाने में क्या दे, सारा का सारा अपना पैसा वहां लगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों की जो एबिलिटी है, लोगों की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए साइंस का यूज करना चाहिए। जैसे हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे क्या करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दें, और सैटेलाइट से हम क्या है, हम सब किसानों को एफएम के थ्रू, टीवी के थ्रू, या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये बताएं कि अब बारिश आएगी, अब बारिश नहीं आएगी, अब ओले पड़ने वाले हैं, अब ऐसा मौसम होगा, अब फसल उगाने के लिए अच्छा टाइम है, और सब वो सब बाकी बातें वैसे चलता रहेगा।
लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर, अब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को क्या था, ही इज वेरी साइंटिफिक पर्सनैलिटी। उन्हें लगता था कि हमें क्या करना है, मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना सारा का सारा काम अपनी जो है एटॉमिक एनर्जी पे, और एटॉमिक एनर्जी कैसी, डिफेंस वाली। अब एक एटॉमिक एनर्जी के दो वैल्यू है, न्यूक्लियर एनर्जी भी कैसे यूज होगी, एटॉमिक एनर्जी बोल रहा है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, उसके दो यूज है। एक तो आप उससे क्या कर लो, बिजली बना लो, दूसरा क्या करो, एटम बम वगैरह बना लो। लेकिन कितना क्या है, देखो इतनी बढ़िया चीज है, साइंस की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, इतनी बढ़िया चीज है, यूरेनियम से लोगे, एनर्जी का भंडार है। आप क्या करोगे, बड़ा एटम यूरेनियम लोगे, उसको तोड़ोगे, उससे क्या करोगे, आग पैदा करोगे, और आग से क्या करोगे, पानी गर्म करोगे, और पानी गर्म करके क्या करोगे, टरबाइंस घुमाओगे। थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कोयला जलाओगे, भाप बनाओगे, पानी गर्म करोगे, टरबाइन घुमाओगे। मतलब पानी गर्म करने के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, नहीं समझ में, सॉरी छोड़ो, माय बैड। ठीक है, इट्स अ लिटिल बिट हाई क्वालिटी ऑफ जोक। ठीक है, तुम उस लेवल पे अभी शायद नहीं आए हो कि तुम्हें उस बात पे हंसी आ जाए, कोई बात नहीं, एनर्जी तक पढ़ेंगे तब तक आ जाएगी। ये जोक मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब हम एनर्जी में आ जाएंगे। क्या है, अच्छे खासे जोक की, तुमने साइंस की जोक की बेइज्जती कर दी। चलो छोड़ो। तो हुआ क्या था कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा व्हाट ही वांट्स, वो ही वांट्स कि डिफेंस में हम क्या है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, ताकि जो हमारे जो दूसरे मुल्क है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, इनसे हम क्या कर पाए, कल को कंपीट कर पाए। उन्हें बहुत पहले इस तिब्बत की थ्रेट थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा क्या चाहते थे, सॉरी डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सारा का सारा मामला कहां हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इस बात पे क्या है, इस बात पे दोनों का क्लैश हो। ठीक है, लेकिन एक बात है, अच्छे इंसानों की और मजबूत इंसानों की, या फिर बहुत अच्छे इंसानों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो अपने पर्सनल रिलेशंस को अलग रखते हैं और अपने प्रोफेशनल्स मतभेद को अलग रखते हैं। लेकिन और एक टुच्चे और तुच्छ आदमी की सबसे अच्छी, मतलब सबसे बुरी बात और सबसे अच्छी बात भी यही है कि वो अपने असली रूप में तब तक आ जाता है जब उसके कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। और सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले सामने वाले की पर्सनल लाइफ पे अटैक करता है। क्योंकि यहां पे ये बहुत चीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो मैं पर्सन हूं वो मेरा एक प्रोफेशनल रूप है, मे बी मैं ऐसा ना हूं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में, अगर आपको महान बनना है तो आपको ये बहुत मेंटेन करना पड़ेगा कि देयर विल बी ए प्रोफेशनल लाइफ, देयर इज ए पर्सनल लाइफ। तो आपको आगे चल के, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ठीक है, कुछ लोग एचसीएस बनेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं पीएचडी करके प्रोफेशनल लेक्चरर्स बन जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की मेहनत की। और एक सबसे बड़ी बात कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो पेपर में आ गया, क्योंकि यूपीएससी में लक जैसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी में सिर्फ एक लक होता है, वो लक ये होता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, इन्वायरमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग था, इस साल क्या इन्वायरमेंट और पॉलिटी से आगे ज्यादा सवाल आ गए, मैंने कर दिए। दैट इज लक। और यही लक होता है, इससे ज्यादा कोई लक नहीं होता कि मैं कुछ पढ़ के नहीं गया और मेरा हो जाए, ये लक नहीं है। लक ये है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था वही कंडीशनली एग्जाम में आ गया। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। आप प्रोफेशनली करो जो करना है आपको, बट यू हैव सम काइंड ऑफ डिग्निटी। और अच्छे भी इंसान की बहुत बड़ी अच्छी खासियत होती है। then what will happen, इनकी चलती है क्लैश, और बाद में क्या हुआ, डॉक्टर विक्रम शाह इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। इंडियन स्पेस प्रोग्राम को क्या कर दिया, अलग कर दिया, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का फुल क्या हो गया, फुल फोकस हो गया टीआईएफआर के ऊपर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वो भी किसके टाइम पे था, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और वो अपना अलग से लेके चले गए एटॉमिक एनर्जी को। इधर पहली बार इनकोस्पार बना 1961 में, सो 62 के अराउंड, ठीक है, 61-62 में। और इनकोस्पार से क्या हुआ, इनकोस्पार को हेड किसने किया, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। एंड देन 1969 में क्या हुआ, इसरो की स्थापना, और हेडेड बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। एंड रेस्ट विल बी द हिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा फिर बहुत सारे हेड आए, उसके बाद में क्या थे, सतीश धवन जी आए, ठीक है, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए, एंड देयर विल सो मेनी साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली, जिनकी लेगेसी कंटिन्यूअसली चलती है, एंड दे कंट्रीब्यूटेड टिल दैट। और फिर इसके अलावा बहुत सारी बॉडीज बनी। आज मैं क्या करूंगा, आज मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें हिंदी मीडियम में भी होगा और उसमें इंग्लिश मीडियम में भी होगा। आपको पीडीएफ पढ़ के आनी है। उस पीडीएफ में 13-14 बॉडी होंगी, शायद 17 है, 17 बॉडीज है, वो इसरो की बॉडी है, और हर एक बॉडी कहां लोकेटेड है और उसका काम क्या है। ठीक है, तुम लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है,
सिंपल अपनी नोटबुक में उसको लिखने में लग जाना। नोटबुक में क्या करना है, उस पे जाना है बुक वाले के पास या फिर उस पे प्रिंट आउट वाले के पास, 10 रुपए 5 रुपए देके उसके प्रिंट आउट निकलवाने, उस प्रिंट आउट को अपनी नोटबुक में चिपका लेना। लिखने बैठोगे दैट इज नॉट एफिशिएंट, बहुत लंबा है, 2-4 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट करोगे लिखने में। उससे बढ़िया क्या है, अपने ग्लू से उनको फाड़ फाड़ के नोटबुक में चिपका लेना और उनको वैसे याद कर लेना, क्योंकि लिख रखे ऑलरेडी, क्या मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कल मैं वो पूछूंगा, कल मैं वो सारी की सारी बॉडी, जैसे एनएसएल होगी, इनसेट हो गई है, इन स्पेस हो गई है, एनएसएल हो गई है, वो सब। ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में अगर आपको पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या चला था, मुझे मेन क्रक्स की बात थी मैंने बता दी, ज्यादा ना तो रॉकेट बॉयज देखो। ठीक है, इतना यूपीएससी से पूछती भी नहीं। ठीक है, अटेंडेंस देख लेते हैं।